नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम फ्यूज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि फ्यूज किस प्रकार से कार्य करता है और फ्यूज सर्किट में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में आज हम संपूर्ण क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहले हम समझेंगे फ्यूज का जो सर्किट होता है उसमें किस प्रकार से फ्यूज को जोड़ा जाता है। तो देखिए, जो ये है वोल्टेज सोर्स, इसे ई से दर्शाया गया है, और जो ये इसका आंतरिक रेजिस्टेंस आर है, ये इस वोल्टेज सोर्स के किस प्रकार से जुड़ा होता है, ये सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। और फ्यूज को हमेशा सर्किट में किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो ये ध्यान रखें, हमेशा फ्यूज किस में जुड़ा हुआ होता है, सीरीज में जुड़ा हुआ रहेगा। और अब आगे देखिए, ये यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, लोड जुड़ा हुआ है। और अब हम देखेंगे फ्यूज के बारे में देखेंगे कि फ्यूज किस प्रकार से कार्य करेगा और वह लोड की सुरक्षा किस प्रकार से करेगा। तो देखिए, अब जब हम ई का मान, वोल्टेज सोर्स का मान 100 वोल्ट मान लेते हैं और आर आंतरिक रेजिस्टेंस है, इसका मान 1 ओम मान लेते हैं, और लोड का जो रेजिस्टेंस है वो माना कि 9 ओम है। तो अब इस पूरे सर्किट में से देखेंगे कितनी करंट प्रवाहित होगी। तो देखिए, ई बराबर जो लगाया गया वोल्टेज सोर्स है 100 वोल्ट है, और आई हम जब निकालेंगे, आई बराबर जो होगा V/R से हम निकालेंगे। तो वोल्टेज का मान देखिए 100 वोल्ट है, वोल्टेज का मान 100 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा, 9 ओम, और 1 ओम है आंतरिक। ये किसके जुड़ा है, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो ये टोटल जुड़ जाएगा। तो कितना होगा देखिए, 100 प्लस 100/1 प्लस 9 क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा 100 प्लस 10। तो समझने का प्रयास करें। अब देखिए, 100 तो क्या हो गया इसमें वोल्टेज, और परिपथ का जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया है वो है 10 ओम। तो इसमें से करंट कितना प्रवाहित होगा, 10 एम्पियर। परिपथ क्या होगा, करंट कितना होगा, परिपथ में करंट होगा 10 एम्पियर। अब देखते हैं, यदि हम फ्यूज के बारे में, फ्यूज जो किस प्रकार से कार्य करेगा उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, अब शॉर्ट की जो स्थिति में देखेंगे, अब देखेंगे शॉर्ट की स्थिति में वहीं 1 ओम का आंतरिक रेजिस्टेंस है, 100 वोल्ट का क्या जोड़ा गया है, वोल्टेज सोर्स है, और वही फ्यूज सीरीज में जुड़ा हुआ है। लेकिन अब लोड को क्या कर दिया गया है, यहाँ से शॉर्ट कर दिया गया है, यहाँ से शॉर्ट कर दिया गया है। तो इस टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 0 ओम हो जाएगा लोड का, और शॉर्ट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 ओम। अब देखिए, जो परिपथ है उस परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, केवल वो रहेगा, कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा, इस बैटरी का आंतरिक रेजिस्टेंस तो रहेगा। तो अब देखिए, जो I बराबर होगा V/R। जब वोल्टेज देखेंगे 100 वोल्ट है, और अब टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे सर्किट का, तो 1 ओम तो इसका आंतरिक रेजिस्टेंस है, प्लस अब जब इसे शॉर्ट कर दिया गया है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस माना जाता है कि कितना हो गया है, 0 ओम। तो प्लस 0 करेंगे तो 100/1 कितना हो गया है, 100 एम्पियर। पहले क्या कर रहा था, पहले देखिए सर्किट मतलब शॉर्ट नहीं था, उसकी स्थिति में 10 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रही थी, और अब इस सर्किट को क्या कर दिया गया है, शॉर्ट, तो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 100 एम्पियर। तो अब देखेंगे कि क्या होता है कि ये धारा कितनी हो गई है, तो 100 एम्पियर हो गई है। तो अब 100 एम्पियर हो जाने पर क्या होता है कि जैसे लोड खराब हो सकता है, क्या हो सकता है, इतनी धारा अधिक प्रवाहित होने पर क्या हो सकता है, लोड खराब हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि लोड को बचाने के लिए सीरीज में क्या कर दिया जाता है, एक क्या जोड़ा जाता है, फ्यूज जोड़ा जाता है। अब क्या करता है कि इतनी धारा प्रवाहित हो जाने पर क्या करेगा फ्यूज, अब देखिए फ्यूज क्या करता है, फ्यूज का जो लोड है वह फ्यूज का क्या है, मालिक है। यानी फ्यूज का जो कार्य है वह है मालिक की रक्षा करना। तो यानी मालिक की रक्षा करेगा फ्यूज। अब फ्यूज कब ऑपरेट होगा, जब देखिए फ्यूज कब ऑपरेट होगा, जब सर्किट में क्या है, देखिए पहले 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही थी, तो क्या हो रहा था, फ्यूज आसानी से कार्य कर रहा था, क्या कर रहा था, सर्किट में आसानी से जुड़ा हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से करंट का मान 100 एम्पियर बढ़ा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। वो फ्यूज क्यों होगा, क्योंकि फ्यूज का कुछ पावर होता है, वो कितना होता है, I²R। तो इसमें क्या होता है कि I²R जो क्या होता है, इसमें फ्यूज खपत करता है, फ्यूज का जो पावर होता है वो I²R होता है, और I² इसका क्या है, पावर है। जिस प्रकार से करंट का मान बढ़ेगा,
तो ये जूल के ऊष्मीय नियम के अनुसार क्या करेगा, उसके अनुसार ये हीट उत्पन्न करके क्या हो जाएगा, ये परिपथ को क्या कर देगा, खोल देगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, अपना लोड क्या रहता है, बच जाता है, यानी अपनी मालिक की क्या कर लेता है, सुरक्षा कर लेता है। तो आसानी से समझे कि फ्यूज परिपथ में क्यों लगाया जाता है, वह लगाया जाता है लोड की सुरक्षा के लिए। यदि हम लोड महंगा भी लगा सकते हैं तो महंगा लगा दिया, यदि फ्यूज नहीं लगाया गया, यदि फ्यूज ऑपरेट नहीं हुआ तो ये महंगी वस्तु क्या होगी, ये खराब हो सकती है। और इस प्रकार से इसको बचाने के लिए इसके सीरीज में क्या जोड़ा जाता है, फ्यूज लगाया जाता है। अब देखिए, जब फ्यूज में 100 एम्पियर का करंट गुजरेगा तो क्या होगा, उसमें नियम के अनुसार में हीट उत्पन्न होगी और वह जलकर ओपन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अब देखते हैं फ्यूज क्या करता है। फ्यूज लोड की सुरक्षा करता है। पहला पॉइंट ध्यान रखिए, फ्यूज क्या करता है, लोड की सुरक्षा करता है। फ्यूज ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा करता है। क्या करेगा, फ्यूज ओवरलोड पर भी क्या करेगा, ओवरलोड का मतलब होता है अतिरिक्त करंट, यानी परिपथ में से अधिक करंट प्रवाहित होगी तो ये क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। और हमने देखा शॉर्ट सर्किट पर क्या करेगा, ये सुरक्षा करता है। परिपथ में अतिरिक्त करंट से सुरक्षा करता है। फ्यूज लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो फ्यूज है वह लाइन के किस प्रकार जोड़ा जाएगा, फ्यूज हमेशा लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज फेज वायर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लाइव वायर यानी लाइव वायर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो फ्यूज को हम निम्न प्रकार से RYB जो फेज क्रम होता है, R, Y और B, इनके क्या होंगे, इनके सीरीज में जोड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फ्यूज को हमेशा न्यूट्रल में नहीं जोड़ना चाहिए। फ्यूज को कभी भी न्यूट्रल में नहीं जोड़ना चाहिए। फ्यूज को फेज वायर, लाइव वायर या लाइन के श्रेणी में ही जोड़ना चाहिए। फ्यूज जो है, फ्यूज उसमें सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। फ्यूज की जो रेटिंग होती है वो एम्पियर में ली जाती है। फ्यूज की जो रेटिंग लेंगे वो किस में लेंगे, एम्पियर में लेंगे। अब देखिए, जो फ्यूज में जो करंट होगा वो देखिए I²R क्या होता है, इसमें लॉसेज होता है। इसके कारण क्या होता है, फ्यूज में हीट उत्पन्न होती है और ये सर्किट से क्या कर लेता है, सर्किट से अलग हो जाता है और लोड की सुरक्षा कर लेता है। तो इस प्रकार से समझे। अब देखते हैं अब देखिए फ्यूज क्या है। देखिए 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर और 50 एम्पियर तक क्या कर रहा है, सर्किट करंट को वहन कर रहा है। क्या है, फ्यूजिंग रेटिंग, यदि फ्यूज की रेटिंग है वो 50 एम्पियर है। यदि हम 50 एम्पियर से जो लोड का करंट 51 एम्पियर हो जाएगा, यदि लोड का करंट 51 एम्पियर हो जाए तो क्या करेगा, वह पिघल जाएगा। तो ये ध्यान रखें, क्या होगा, उसकी रेटिंग से ज़्यादा ही करंट हुआ। जैसे उसकी रेटिंग है 50 एम्पियर और यदि उसका जो रेटिंग 51 एम्पियर हो गई तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो ये ध्यान रखें, फ्यूज एक धातु का टुकड़ा होता है जिसे हम श्रेणी में लगाते हैं। तो ये ध्यान रखें, फ्यूज एक धातु का टुकड़ा होता है जिसे हम श्रेणी में लगाते हैं। और ये क्या करता है, अतिरिक्त करंट से लोड की व सर्किट की सुरक्षा करता है। तो ये ध्यान रखें, क्या करता है, अतिरिक्त करंट से लोड की व सर्किट की सुरक्षा करता है। और देखिए पॉइंट, फ्यूज को कभी भी न्यूट्रल में नहीं लगाना चाहिए। तो ये ध्यान रखें, फ्यूज को कभी भी न्यूट्रल में नहीं लगाते हैं। जैसे RYB फेज हो गए हैं और ये न्यूट्रल हुआ है। इसमें जो सीरीज में लगाया जाता है, ये देखिए R फेज के हम सीरीज में लगाएंगे, Y फेज के सीरीज में लगाएंगे और RYB जो B है इसके भी हम सीरीज में लगाएंगे। लेकिन हम न्यूट्रल में कभी फ्यूज नहीं लगाते हैं। ऑप्शन देखिए। अब देखिए, फ्यूज का कार्य होगा फॉल्ट को पहचानना और परिपथ को खोलना, ओपन करना। क्या कार्य होता है फ्यूज का, फ्यूज का कार्य होता है दोष को पहचानना और ओपन करना, यानी सर्किट को क्या करता है, ओपन करता है। ये क्या करता है, ये फॉल्ट को पहचान लेता है और सर्किट को क्या करता है, ओपन करता है। यानी इसमें क्या होते हैं, दोनों कार्य किए जा सकते हैं। एक तो फॉल्ट को पहचानना, दूसरा कार्य किया जा सकता है, दूसरा होता है इसको परिपथ से क्या करता है, ये परिपथ को ओपन करता है। और इसी प्रकार से संचरण लाइन में क्या होता है, एक रिले और सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। तो जो रिले होता है, रिले का जो कार्य होता है वो होता है फॉल्ट को ढूंढना। क्या होता है, फॉल्ट को ढूंढता है रिले। और जो सर्किट ब्रेकर होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, वह ट्रिप करता है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट को ट्रिप करता है
रिले क्या करती है, ये फॉल्ट ढूंढती है और सर्किट ब्रेकर जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या करता है, वह परिपथ को ट्रिप करता है। इसमें क्या होता है, इनमें संचलन लाइनों में रिले और सर्किट ब्रेकर दो युक्तियाँ प्रयोग में ली जाती है, लेकिन फ्यूज इन दोनों का कार्य अकेला फ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि फ्यूज फॉल्ट को भी ढूंढता है और सर्किट को भी ओपन करता है, यानी दोनों कार्य फ्यूज अकेला करता है। अब देखते हैं फ्यूज की विशेषताएं। फ्यूज की विशेषता देखेंगे, फ्यूज हमेशा लो कॉस्ट का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्यूज की विशेषता होगी फ्यूज हमेशा लो कॉस्ट का होना चाहिए, गलनांक इसका कम होना चाहिए। ये ध्यान रखें, फ्यूज लो कॉस्ट का होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए, यानी लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। और अब देखेंगे कम प्रतिरोधकता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। फ्यूज की क्या होनी चाहिए? कम प्रतिरोधकता होनी चाहिए और उच्च चालकता होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखें, इसकी जो प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए, कम प्रतिरोधकता का क्या होना चाहिए, फ्यूज होना चाहिए, और इसकी जो उच्च चालकता होनी चाहिए और इसका जो गलनांक है वह कम होना चाहिए। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूज का क्या 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 संयोजन होता है। तो देखिए, फ्यूज का गलनांक कम होना चाहिए, फ्यूज जो प्रतिरोधकता होती है, जो रस्टिविटी होती है वह कम होनी चाहिए, और उसकी जो चालकता है वह उच्च होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखें, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब चलते हैं, फ्यूज तार का जो निर्माण होता है वह निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। किन किन धातुओं का हम प्रयोग करते हैं, देखिए। फ्यूज तार के जो निर्माण करते हैं उसमें देखिए कॉपर, लेड, टिन, जिंक और टिन, चांदी, एल्यूमिनियम का फ्यूज तार निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो फ्यूज वायर होता है उसमें हम कॉपर का प्रयोग कर सकते हैं, लेड का प्रयोग कर सकते हैं, टिन का प्रयोग कर सकते हैं, जिंक का प्रयोग कर सकते हैं और चांदी का प्रयोग कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का कर सकते हैं और टिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, फ्यूज तार के निर्माण में हम इन धातुओं का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। कम करंट के लिए टिन और एलॉय का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। टिन, यदि हमें कम करंट के लिए बनाना है तो हम क्या करेंगे, या तो टिन का फ्यूज ले सकते हैं या टिन और एलॉय का एक मिश्रण होता है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो टिन होता है फ्यूज में, टिन जो होता है 63% होता है, और जो शीशा होता है, शीशा जो होता है वो होता है 37%। कितना होता है? 37%। तो ध्यान रखिए, टिन का जो मान होगा 63% होगा, वह जो लेड होगा, शीशा प्लस जो टिन होता है, टिन 63% होता है और शीशा कितना होता है, 37%। तो ये ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 10 एम्पियर से ज़्यादा कौन से फ्यूज प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए, 10 एम्पियर से ज़्यादा हम जो फ्यूज उपयोग में करेंगे वो लेंगे सिल्वर का होगा, या एल्युमिनियम का, या तांबे का। यानी इन तीनों में से हम क्या ले सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं। यदि हमें 10 एम्पियर से अधिक यानी अधिक के लिए फ्यूज तार प्रयोग करना है तो क्या करेंगे, सिल्वर का, तांबे का व एल्युमिनियम का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, फ्यूज का जो प्रतीक होता है वो निम्न प्रकार से होता है। फ्यूज इस प्रकार से, देखिए ये दिखाया गया है, देख लीजिए। फ्यूज का जो प्रतीक होता है वह निम्न प्रकार से होता है। अब फ्यूज किस प्रकार से, इसकी जो आंतरिक जो कार्य प्रणाली है उसको समझेंगे किस प्रकार से होता है। देखिए, फ्यूज क्या करता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, फॉल्ट उत्पन्न होता है, यानी दोष होता है। दोष होने पर क्या होगा, आर्क उत्पन्न होगी। हम देखते हैं कि जैसे ही फॉल्ट हुआ तो वहाँ पे एक चिंगारी उत्पन्न होती है, यानी आर्क उत्पन्न होती है, और उसके बाद क्या हो जाती है, आर्क समाप्त हो जाती है, और क्या हो जाता है, अपना सर्किट वह क्या कर देती है, ओपन हो जाता है। तो जो दोष उत्पन्न होता है, फॉल्ट उत्पन्न होता है, और जो आर्क उत्पन्न होती है, जो उसके बीच के समय को बोला जाता है प्री आर्किंग टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। दोष उत्पन्न होना वह आर्क उत्पन्न होना, दोष उत्पन्न होने से जो आर्क उत्पन्न होती है उसके जो बीच का समय होता है उसे बोला जाता है प्री आर्किंग टाइम। तो ध्यान रखिए, प्री आर्किंग टाइम इसे बोला जाता है। इसे हिंदी में बोला जाता है पूर्व आकलन समय। क्या बोला जाता है, पूर्व आकलन समय बोला जाता है। अब आर्क उत्पन्न हो गई। अब आर्क उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, आर्क समाप्त, यानी शून्य धारा हो जाती है, यानी शून्य धारा सर्किट में हो जाती है। तो आर्क उत्पन्न होना और आर्क समाप्त होना, आर्क दोष हुआ, आर्क उत्पन्न हुई, आर्क उत्पन्न होकर आर्क समाप्त हो गई है, तो इसे बोला जाता है आर्किंग टाइम। तो ये ध्यान रखें,
आर्क उत्पन्न होना और आर्क शब्द समाप्त हो जाती है। हम देखते हैं कि चिंगारी उत्पन्न हुई और क्या हुआ, वह समाप्त हो गई, तो उस समय को बोलेंगे हम आर्किंग टाइम। और दोष उत्पन्न हुआ और आर्क उत्पन्न हुई, दोष होकर आर्क उत्पन्न हुई, उसे बोला जाता है प्री आर्किंग। और आर्क उत्पन्न होकर धारा शून्य हो गई यानी आर्क समाप्त हो गई, उसे बोलेंगे आर्किंग टाइम। तो ये ध्यान रखें। और दोष उत्पन्न होकर आर्क समाप्त होना, इसका जो पूरा पीरियड होता है कि दोष उत्पन्न होने से लेकर आर्क समाप्त होता है, उसको यानी शून्य धारा के समय को क्या बोला जाता है, प्रचालन समय यानी ऑपरेटिंग टाइम बोला जाता है। यहाँ से पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था DMRC में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्क उत्पन्न होकर शून्य धारा के समय के बीच को समय को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है आर्किंग टाइम। तो ध्यान रखें। और दोष उत्पन्न होकर आर्क उत्पन्न होने को बोला जाता है प्री आर्किंग। तो ये ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। दोष उत्पन्न होकर आर्क समाप्त होती है, उसे बोला जाता है प्रचालन समय यानी ऑपरेटिंग टाइम बोला जाता है। अब देखते हैं इनके बारे में, देख लेते हैं एक बार। प्री आर्किंग जो टाइम है यानी दोष उत्पन्न हुआ और दोष उत्पन्न होकर क्या होती है, आर्क उत्पन्न होती है, पूर्व आर्कलन समय बोला जाता है, इसे आर्कन समय बोला जाता है। दोष व आर्क उत्पन्न होने के बीच का समय क्या कहलाता है, प्री आर्किंग कहलाता है। अब देखते हैं आर्किंग, जो आर्किंग टाइम है यानी आर्कन समय है, यानी आर्क उत्पन्न हुई और धारा समाप्त हो गई यानी धारा शून्य हो गई यानी आर्क समाप्त हो गई, उसके बीच के समय को बोलेंगे आर्किंग टाइम। और बोलेंगे ऑपरेटिंग टाइम, जो प्रचालन समय है, ऑपरेटिंग टाइम, उसे निम्न प्रकार से देखिए। ऑपरेटिंग टाइम है वह दोष उत्पन्न होकर वह आर्क का समाप्त हो जाना क्या कहलाता है, उसे बोला जाता है ऑपरेटिंग टाइम यानी प्रचालन समय बोला जाता है। तो ये ध्यान रखें, ये पॉइंट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फ्यूज के दो कार्य होते हैं। फ्यूज का एक होता है प्राथमिक कार्य, एक होता है फ्यूज का द्वितीयक कार्य। तो ये ध्यान रखें, प्राथमिक कार्य होता है अतिरिक्त धारा से क्या करता है, अतिरिक्त धारा को रोकना, यानी अतिरिक्त धारा को रोकता है। और क्या दूसरा कार्य होता है, परिपथ को खोलना, यानी फ्यूज अतिरिक्त धारा को क्या करेगा, रोकेगा और परिपथ को क्या करेगा, खोलने का कार्य करेगा। अब चलते हैं जो करंट रेटिंग, यानी जो फ्यूज है, फ्यूज की जो करंट रेटिंग होती है, एक होता है फ्यूजिंग करंट। इन दोनों को हम समझेंगे, करंट रेटिंग और क्या समझेंगे, जो फ्यूजिंग करंट है। अब करंट रेटिंग देखेंगे। जो करंट रेटिंग होता है वह क्या होता है, जैसे फ्यूज को पहले हम समझे एक बार। यदि फ्यूज का जो रेटिंग है वो है 50 एम्पियर तक है, क्या है, 50 एम्पियर तक है। यदि करंट इससे ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। क्या होगा, पिघल जाएगा। जैसे ही 51 एम्पियर का करंट प्रवाहित हुआ सर्किट से तो ये क्या होगा, ये जल जाएगा। और यदि 50 एम्पियर इसकी रेटिंग है तो ये क्या होगा, 50 एम्पियर तक आसानी से कार्य करेगा। जैसे ही 51 एम्पियर हुई और ये पिघल जाएगा। तो ये क्या होता है कि ये जो फ्यूज वायर होता है उसका जो अधिकतम करंट है, यदि 5 एम्पियर पर भी काम करेगा, 10 एम्पियर पर भी काम करेगा, 20 एम्पियर पर भी काम करेगा, लेकिन 50 एम्पियर पर भी काम करेगा। और जैसे ही 51 एम्पियर हुई तो ये पिघल जाएगा। लेकिन जो फ्यूज का करंट रेटिंग होगा वो क्या होगा, वह अधिकतम करंट होगा। यानी देखते हैं, ये देखिए अधिकतम करंट है 50 एम्पियर और इससे 51 होते ही ये क्या होता है, पिघल जाता है। तो जो करंट रेटिंग होती है वह अधिकतम करंट जिस पर फ्यूज बिना पिघले हुए क्या करे, धारा को वहन कर सके, उसे क्या बोला जाता है, करंट रेटिंग कहा जाता है। तो समझे कि धारा का वह अधिकतम मान, ये देखिए धारा का वह अधिकतम मान जिस पर फ्यूज बिना पिघले हुए क्या करे, धारा को वहन कर सके, यानी धारा को वहन कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे, करंट रेटिंग। तो देखिए, वह अधिकतम करंट जिस पर फ्यूज बिना पिघले हुए वहन कर सके, करंट रेटिंग कहा जाता है। जैसे हम देखें, अधिकतम करंट है, ये कौन सा करंट है, मैक्सिमम करंट है 50 एम्पियर। ठीक है, ये एक उदाहरण लेके समझाया है कि 50 एम्पियर का अधिकतम करंट है, माना फ्यूज की रेटिंग है 50 एम्पियर। इससे जब अधिक होगी करंट तो ये क्या होगा, पिघल जाएगा। ठीक है, और जैसे 52 पे भी पिघलेगा, 53 पे भी पिघलेगा, 54 पर अचानक हो गई तो पिघलेगा, लेकिन 50 पर ये क्या करेगा, वहन करेगा। जैसे 51 हुई तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा।
तो जो करंट रेटिंग होती है, जो करंट रेटिंग होती है फ्यूज की, उसे समझे कि वह फ्यूज की क्या होती है, वह अधिकतम क्या होती है, अधिकतम करंट जिस पर क्या होता है, फ्यूज की अधिकतम करंट जिस पर वह बिना फ्यूज हुए क्या करता है, वह धारा को वहन कर सकता है, तो उसे बोलेंगे हम करंट रेटिंग। अब समझते हैं फ्यूजिंग करंट। नाम से ही पता चल रहा है फ्यूजिंग करंट, जिस करंट पर वह फ्यूज हो जाए क्या होगा, फ्यूजिंग करंट होगा। लेकिन फ्यूजिंग करंट कौन सा होगा, फ्यूजिंग करंट वो होगा कि फ्यूज होने का वह न्यूनतम करंट, यानी फ्यूज होने का वह न्यूनतम करंट क्या होगा, जिस पर वह यानी पिघल जाए, मतलब फ्यूज उस पर पिघल जाए, उसे बोला जाएगा फ्यूजिंग करंट। तो करंट का कौन सा मान होगा जिस पर वह पिघल जाए, तो इसमें अभी देखे थे हम कि 50, यहाँ पे देखे थे हम कि 50 एम्पियर हुआ, इस पर तो आराम से आसानी से कार्य कर रहा था। लेकिन जिस प्रकार से 51 एम्पियर हुआ, यानी करंट का मान मतलब कौन से में आ गया है, फ्यूजिंग करंट में आ गया है कि 51 एम्पियर होते ही क्या हुआ, वह फ्यूज हो गया। और 52 पर भी फ्यूज होगा, 53 पर भी फ्यूज होगा, 54 पर भी फ्यूज होगा। लेकिन जो फ्यूजिंग रेटिंग होगी वो होगी 51 एम्पियर, यानी न्यूनतम करंट जिस पर क्या हो जाता है, फ्यूज पिघल जाता है। तो फ्यूजिंग करंट जो होगी वो होगी वह फ्यूजिंग करंट का वह मान, वह न्यूनतम मान जिस पर क्या होता है, फ्यूज पिघल जाता है, उसे बोला जाता है फ्यूजिंग करंट बोलेंगे। तो देखिए, वह न्यूनतम करंट जिस पर क्या होता है, फ्यूज पिघल जाता है, उसे फ्यूजिंग करंट कहा जाता है। अब देखिए 50 एम्पियर अधिकतम करंट है, ये क्या है, अधिकतम करंट कितना है, 50 एम्पियर। 51 एम्पियर बढ़ने पर फ्यूज हो जाएगा, जैसे 51 हुआ फ्यूज हो जाएगा, 52 पे भी फ्यूज होगा, 53 पे भी फ्यूज होगा, 54 पे भी फ्यूज होगा। लेकिन फ्यूज किस पे होगा, वह न्यूनतम करंट, यानी फ्यूज होने का न्यूनतम करंट कौन सा है, 51 एम्पियर। इसे हम क्या मानेंगे, न्यूनतम करंट है, क्योंकि इस पर ही क्या होता है, ये फ्यूज होगा। तो न्यूनतम करंट जिस पर क्या होता है, फ्यूज पिघल जाता है, उसे क्या बोला जाता है, फ्यूजिंग करंट बोला जाता है। अब देखते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग जो फैक्टर होता है वो होता है, देखिए फ्यूजिंग करंट बटा करंट रेटिंग। तो जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है, फ्यूजिंग फैक्टर का जो मान होता है, फ्यूजिंग करंट बटा करंट रेटिंग को हम किसे दर्शाते हैं, इसे बोला जाता है फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर को हम बोलेंगे फ्यूजिंग करंट बटा करंट रेटिंग। क्या बोलेंगे, करंट की जो रेटिंग है उसका जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, फ्यूजिंग फैक्टर कहलाएगा। अब देखिए, जो फ्यूजिंग करंट था, फ्यूजिंग करंट क्या था, वह न्यूनतम मान था। तो इसलिए हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि न्यूनतम फ्यूजिंग करंट बटा रेटेड करंट। रेटेड का मतलब हो गया है कि उसका जो मैक्सिमम करंट, जो करंट क्या है, मैक्सिमम करंट जिसको वह आसानी से वहन कर सके, वो होता है रेटेड करंट। और न्यूनतम फ्यूजिंग करंट होता है वह धारा का न्यूनतम करंट जिस पर क्या हो, फ्यूज पिघल जाए। तो इसे बोला जाता है फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग करंट बटा किसका अनुपात होता है, करंट रेटिंग का क्या होता है, अनुपात होता है, उसे बोला जाता है फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग करंट बटा करंट रेटिंग का अनुपात क्या कहलाता है, फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, वो हम समझेंगे। देखिए क्या हो रहा था, 51 क्या था, 51 जो एम्पियर थी वो थी फ्यूजिंग की करंट थी, यानी फ्यूजिंग करंट था 51 एम्पियर, तो फ्यूजिंग करंट हो गया। और जो रेटेड करंट थी उसकी जो अधिकतम करंट कितनी थी, रेटेड 50 एम्पियर। तो जब इसमें 51 में 50 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 1.02 एम्पियर। तो ये कितना होगा इसका फ्यूजिंग फैक्टर, वो होगा 1 से अधिक। यानी ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम से हमेशा क्वेश्चन आता है फ्यूजिंग फैक्टर के बारे में भी, इसके जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है उसका जो फॉर्मूला होगा वो फ्यूजिंग करंट बटा रेटेड करंट का जो होता है अनुपात होता है। ये ध्यान रखें, इसका जो मान होता है हमेशा इकाई से अधिक होगा, यानी 1 से अधिक होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखेंगे फ्यूज नियम। फ्यूज का जो नियम है उसे देखेंगे कि ये फ्यूज नियम क्या कहता है। यदि हम कोई डी व्यास का एक फ्यूज वायर लेते हैं, उसमें से यदि आई करंट प्रवाहित करवाते हैं, यदि डी व्यास का क्या है, एक फ्यूज वायर है और उसमें से करंट कितनी जा रही है,
कितनी जा रही है, आई एम्पियर जा रही है। तो अब देखेंगे कि जैसे व्यास का मान ज़्यादा होगा, समझे कि व्यास का मान जितना अधिक होगा फ्यूजिंग करंट का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। यदि हम मोटा वायर लेंगे, यदि एक ये एक फ्यूज है मोटे वायर का, ये कम वायर का, तो इसकी जो कम मोटा है यानी तो इसका जो पतला फ्यूज है, इसकी जो फ्यूजिंग रेटिंग होगी वो कम होगी, जबकि मोटे वायर की फ्यूजिंग रेटिंग क्या होगी, अधिक होगी। तो ये ध्यान रखें। अब देखिए, यदि हम फ्यूज से और ज़्यादा करंट पास कराने के लिए हमें अधिक व्यास के फ्यूज का काम में लेना पड़ेगा। यदि हमें ज़्यादा फ्यूजिंग क्या कराना है कि हमें यदि हम फ्यूज से और ज़्यादा करंट पास करवाने के लिए अधिक व्यास का फ्यूज काम में लेंगे। अभी देखा कि अधिक व्यास का लेंगे तो क्या होगा, अधिक करंट की आवश्यकता पड़ेगी। क्या करेगा, अधिक फ्यूजिंग करंट लेगा, और कम व्यास के लिए कम फ्यूजिंग करंट लेगा। ज़्यादा व्यास का फ्यूज से ज़्यादा करंट पास करा सकते हैं। ये देखिए, ज़्यादा व्यास का होगा तो क्या होगा, अधिक करंट पास करा सकते हैं। कम करंट पर व्यास का मान भी कम लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। और यदि हम ज़्यादा करंट गुजारे तो फ्यूज क्या होगा, जल जाएगा। क्या होगा, कम से यदि हम कम व्यास का ले रहे हैं और ज़्यादा करंट गुजार रहे हैं तो क्या होगा, जल जाएगा। ये ध्यान रखें। अब देखिए, जिस प्रकार से व्यास का मान अधिक होगा उसकी फ्यूजिंग करंट भी अधिक होगी। व्यास का मान कम होगा तो फ्यूजिंग करंट भी कम होगी। इसका मतलब यही है, फ्यूज का नियम यही कहता है कि व्यास जब ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, फ्यूजिंग करंट का मान ज़्यादा होगा, और यदि हम व्यास कम लेंगे तो फ्यूजिंग करंट का मान कम होगा। यदि हम कम व्यास का लेंगे और फ्यूजिंग करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वह जल जाएगा। अब चलते हैं फ्यूज से कितनी अधिकतम करंट जा सकती है, यानी फ्यूज से कितनी अधिकतम करंट जा सकती है, ये फ्यूज लॉ बताता है। अभी समझे कि उसमें से कितनी करंट अधिकतम की जा सकती है, उसे क्या बोलेंगे, फ्यूज क्या करेगा, कितनी अधिकतम करंट क्या करेगा, ले जा सकता है या ली जा सकती है, तो ये फ्यूज लॉ बताता है। अब देखते हैं जो करंट और व्यास का जो संबंध होता है, वह निम्न प्रकार से होता है। आई स्क्वायर समानुपाती डी का क्यूब होता है, या इसे हम लिख सकते हैं आई समानुपाती रूट डी का क्यूब, यानी जो यू स्क्वायर है ये हटने पर क्या होगा, पूरे का रूट हो जाएगा। तो आई समानुपाती डी की घात 3 रूट हो जाएगा। अब इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं आई समानुपाती डी की घात 3/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब रूट हटाएंगे तो इसे हम हाफ में भी यानी 0.5 में भी लिख सकते हैं। तो 3/2 क्या हो जाएगा, आई समानुपाती डी की घात 3/2। और इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं आई समानुपाती डी की घात 1.5 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ध्यान रखें, ये जो फॉर्मूले एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि आई स्क्वायर समानुपाती डी की घात 3 होगा, आई समानुपाती रूट डी की घात 3 होगा, आई समानुपाती डी की घात 3/2 होगा, आई समानुपाती डी की घात 1.5। ये 4 फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखें, 1, 2, 3 और 4। अब देखते हैं इनका जो संबंध होता है, I1 का जो स्क्वायर अपॉन I2 का स्क्वायर बराबर D1 का क्यूब अपॉन D2 का क्यूब। इस प्रकार से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, ये 4 फॉर्मूले थे, आई स्क्वायर समानुपाती डी की घात 3 और आई समानुपाती रूट डी की घात 3, आई समानुपाती डी की घात 3/2, आई समानुपाती डी की घात 1.5। तो ये ध्यान रखें। और जो इसमें अल्फा इसका मान जब समानुपाती का मान उठाएंगे तो इसकी जगह हम के लिखेंगे, जो क्या होगा, फ्यूजिंग पदार्थ होगा। तो ये ध्यान रखिए, क्या होगा, फ्यूजिंग पदार्थ होगा। अब ये किस पर निर्भर करता है, देखिए फ्यूजिंग पदार्थ पर निर्भर करता है। फ्यूज का जो नियम है फ्यूजिंग पदार्थ पर निर्भर करता है, फ्यूज तार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि उसका कितना क्षेत्रफल है, और फ्यूज तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, और फ्यूज के ताप पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन में दिया जाता है कि जो फ्यूज का करंट का मान किस पर निर्भर करता है, फ्यूजिंग के पदार्थ पर, फ्यूज तार के क्षेत्रफल पर, फ्यूज तार की लंबाई पर, फ्यूज के ताप पर भी। तो ये ध्यान रखें, इन सभी पर क्या करता है, ये
फ्यूज जो होगा, फ्यूज की जो करंट होगा वह निम्न पर निर्भर करता है कि फ्यूज कौन से पदार्थ का बना हुआ है तो कितना करंट होगा। फ्यूज के तार का क्षेत्रफल इतना है तो इतना करंट होगा। फ्यूज तार की लंबाई इतनी बड़ी है तो इसका क्या होगा, इसका जो करंट होगा वो निम्न प्रकार से होगा। फ्यूज के ताप पर निर्भर करता है। तो ये ध्यान रखें। चलते हैं अगले पॉइंट पर। जो HRC फ्यूज होता है, HRC फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वह निम्न प्रकार से होता है। देखिए HRC फ्यूज के लिए जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो होता है 1.1। तो ये ध्यान रखें कितना होगा, 1.1। और जो रिवायरेबल जो फ्यूज होंगे, जो पुनः बांधने योग्य फ्यूज होते हैं, जिसे हम एक बार क्या हो जाता है, जैसे शॉर्ट एक बार क्या हो जाता है फ्यूज होने के बाद फिर उसे निकाल कर उसे हम क्या करते हैं, वायर को लगाते हैं, उसे पुनः बांधने योग्य फ्यूज कहा जाता है। उसकी जो फ्यूजिंग फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1.4 से लेकर 1.7 के बीच होता है। तो ये ध्यान रखें 1.4 से लेकर 1.7 के बीच होता है। और शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए जो होगा वो होगा 1.4 होना चाहिए। ये फिक्स है, ये याद रखें। शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा के लिए जो होगा फ्यूजिंग फैक्टर का मान वो कितना होगा, 1.4 होना चाहिए। और हमेशा देखिए ये फ्यूजिंग फैक्टर का मान इकाई से अधिक ही होगा। ये ध्यान रखें। फ्यूज का निर्धारण एम्पीयर में किया जाता है। ये पिछली बार देख सके हैं कि फ्यूज का जो निर्धारण होगा वो एम्पीयर में लेंगे। और अब देखते हैं फ्यूज की जो रेटिंग होगी वो भार के अनुसार ली जाती है कि किस प्रकार से लोड यानी भार के अनुसार क्या करेंगे फ्यूज की रेटिंग। यदि लोड का यदि मानिए लोड करंट कितना मान है, 10 एम्पीयर है, तो 10 एम्पीयर का क्या लेंगे हम, 10 एम्पीयर से क्या लेंगे, उसकी रेटिंग के अनुसार क्या लेंगे, उसके भार के अनुसार क्या लेंगे, फ्यूज की रेटिंग लेंगे। अब देखिए फ्यूज सिद्धांत क्या होता है। फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय व तापीय सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। जो फ्यूज का जो सिद्धांत होगा, फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय और तापीय, जो ऊष्मीय तापीय यानी जूल के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ये ऑप्शन देके पूछा जाता है कि फ्यूज किस पर कार्य करता है। फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय और जूल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान रखें। अब चलते हैं फ्यूज का जो नियम होता है वो कौन सा है। I समानुपाती D होगा या I समानुपाती D स्क्वायर होगा या I स्क्वायर समानुपाती D होगा या I समानुपाती D की घात 3/2 होगा। तो अभी हम देखे थे तो वो क्या है, ये था। इसका जो राइट आंसर था, इस प्रकार से क्या ऑप्शन देके क्या पूछा जाता है, इसके जो संबंध पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब बताइए फ्यूज के लिए कौन सा संबंध सही है। तो ये बताना है कि जो टाइम होता है, एक होता है करंट, एक होता है टाइम समानुपाती अपॉन क्या होता है, करंट होता है। एक होता है टाइम समानुपाती I स्क्वायर करंट होता है, टाइम समानुपाती 1/I स्क्वायर होता है। इसको समझते हैं एक बार। T जिस पर फ्यूज पिघलता है वह टाइम जिस पर I है, वह करंट जिस पर क्या होता है, फ्यूज पिघल जाता है। और टाइम फ्यूज द्वारा पिघलने में लिया गया समय, ये होता है टाइम। क्या होता है, ये फ्यूज धारा यानी फ्यूज द्वारा क्या होता है, पिघलने में लिया गया जो समय है ये टाइम है। और ये जो करंट है ये जिस पर फ्यूज पिघलता है उसे बोला जाता है I। तो देखिए जो T समानुपाती I क्या होगा, T समानुपाती 1 क्या होगा, I होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय और जो करंट होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ये ध्यान रखिए क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। जिसी प्रकार से क्या होगा, जैसे करंट का मान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, करंट का मान ज़्यादा होने पर क्या होगा, जो टाइम होगा फ्यूज द्वारा पिघलने में लिया गया समय होगा वो क्या होगा, कम होगा। जैसे कोई फ्यूज था 10 एम्पियर पर पिघल रहा है, यदि करंट का मान 100 एम्पियर हो जाए तो वो क्या होगा, तुरंत पिघलेगा, यानी जल्दी पिघल जाता है। यानी इसकी तुलना में 10 एम्पियर पर क्या होता है, अधिक समय लेता है। लेकिन क्या होगा, 100 एम्पियर बढ़ने पर अचानक क्या होगा, जल्दी क्या लगेगा, वह क्या हो जाएगा, पिघलने में जल्दी समय लेगा, यानी तुरंत पिघल जाएगा। जैसे ही करंट का मान 100 एम्पियर हुआ वह पिघल जाएगा। तो इस प्रकार से संबंध रहता है। करंट का मान ज़्यादा होने पर क्या होता है, टाइम यानी समय कम लगता है। और करंट का मान कम होने पर टाइम क्या लगता है, फ्यूज होने में अधिक समय लगता है। धारा व समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोमानुपाती होती है। तो ध्यान रखिए, धारा और वह समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं। अब देखते हैं
फ्यूज रेटिंग 10 एम्पियर है, तो इसका अर्थ ये है कि फ्यूज 10 एम्पियर तक क्या करेगा, सुरक्षापूर्वक प्रचालन करेगा, इससे अधिक होने पर पिघल जाएगा। ये हमने पिछले बार देखा, पिछले पॉइंटों में, कि फ्यूज की रेटिंग क्या है, 10 एम्पियर है। अर्थात फ्यूज 10 एम्पियर से फ्यूज एम्पियर 10 एम्पियर तक क्या करेगा, सुरक्षापूर्वक प्रचालन करेगा, लेकिन इससे अधिक पर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। अब देखिए, एक फ्यूज की रेटिंग 12 एम्पियर है, तो किस धारा पर वह फ्यूज पिघलेगा। तो ये बताना है कि एक फ्यूज की रेटिंग कितनी है, 12 एम्पियर है, तो वह किस धारा पर फ्यूज पिघलेगा। अब देखिए 12 एम्पियर से कम पर, 12 एम्पियर से ज़्यादा पर, 12 एम्पियर पर या कोई नहीं। यदि फ्यूज की रेटिंग कितनी है, 12 एम्पियर, कितनी है, 12 एम्पियर है, तो फ्यूज किस पर पिघलेगा। तो ध्यान रखिए, फ्यूज की रेटिंग 12 एम्पियर है, तो फ्यूज की रेटिंग से थोड़ी सी भी एम्पियर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फ्यूज पिघल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 12 एम्पियर से अधिक होने पर क्या होगा, फ्यूज पिघल जाएगा। अब एक फ्यूज की जो फ्यूजिंग धारा कितनी है, 13 एम्पियर, जबकि फ्यूजिंग की रेटिंग कितनी है, 10 एम्पियर, तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा, फ्यूजिंग फैक्टर अभी देखे थे कि फ्यूजिंग करंट बटा रेटेड करंट। तो देखिए फ्यूजिंग धारा कितनी है, 13 एम्पियर, और फ्यूजिंग की रेटिंग करंट कितनी है, 10, तो 13 बटा 10 करेंगे तो कितना होगा, 1/3, कितना होगा, 1/3, यानी इकाई से अधिक होगा फ्यूजिंग फैक्टर का मान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फ्यूज की रेटिंग क्या होगी यदि फ्यूजिंग फैक्टर क्या है, 1.5 तथा फ्यूजिंग धारा 3 एम्पियर है। तो अब इसे क्या निकाला, फैक्टर का मान दे दिया गया है, और रेटेड क्या है, फ्यूज की जो रेटिंग है क्या होगी। यदि फ्यूज की रेटिंग निकालना है तो क्या है, देखिए फ्यूजिंग करंट का मान दे दिया गया है, फ्यूजिंग करंट का मान कितना है, 3 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम निम्न प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे होगा फ्यूजिंग फैक्टर, ये इसे शॉर्टकट में लिख लेते हैं, फ्यूजिंग फैक्टर बराबर देखिए फ्यूजिंग करंट, यहाँ पे होगा फ्यूजिंग करंट, ये होगा फ्यूजिंग करंट, और ये होगा रेटेड करंट, रेटेड करंट होगा, क्या होगा, रेटेड करंट। अब देखिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना है, 1.1, फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना है, 1.1, फ्यूजिंग करंट का मान कितना है, 3 एम्पियर, ये लिखा है 3 एम्पियर, और इसका मान हमें निकालना है, एक्स का मान। जब एक्स का मान इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इसके स्थान पर आ जाएगा, एक्स का मान निकालने पर ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे निकालेंगे, तो एक्स का जब निकालेंगे तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 3/1.5 हो जाएगा। तो इससे निकालेंगे तो कितना मान होगा, रेटिंग 2 एम्पियर, कितना होगा, 2 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा, इसका फ्यूजिंग फैक्टर, इसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना है, 1.5 है, तो फ्यूजिंग रेटिंग कितनी होगी, 2 एम्पियर होगी, और ये 3 पर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, यानी इसे बोला जाएगा फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग तो क्या होगा, फ्यूजिंग करंट होगा, और ये होगा रेटेड करंट। 2 एम्पियर क्या है, रेटेड करंट होगा, ये क्या है, रेटेड करंट है, ये अधिकतम मान है जिस पर क्या है, फ्यूज आसानी से वहन कर सकता है, और जो 3 एम्पियर है ये उसकी क्या मान है, ये फ्यूजिंग करंट है जिस पर क्या, न्यूनतम मान जिस पर क्या होता है, फ्यूज क्या हो जाता है, पिघल जाता है, और इसके दोनों का अनुपात निकल जाता है, वो हो जाता है फ्यूजिंग फैक्टर। अब देखिए एक विद्युत परिपथ जो 20 वोल्ट पर क्या है, 4 एम्पियर धारा लेकर सुरक्षा प्रचालन कर सकता है, यदि लोड को 2 एम्पियर प्रतिरोध से क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, तो फ्यूज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बताना है। जैसे पहले देखें कि वोल्टेज का मान कितना है, 20 वोल्ट, एम्पियर का मान कितना है, 4 एम्पियर। जब इसका हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे कितना होगा, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर क्या है, रेजिस्टेंस है, तो कितनी करंट है, 4 एम्पियर। अब क्या बोल रहा है कि 2 एम्पियर प्रतिरोध से बदल दें। यदि हम रेजिस्टेंस का मान 2 करें, 2 रेजिस्टेंस ले लें, तो धारा कितनी प्रवाहित होगी। देखिए जब हम वोल्टेज का मान 20 का 20 ले लें, लेकिन क्या बोल रहा है, 2 ओम प्रतिरोध से बदल दें, तो यदि 20 वोल्ट पर क्या करेंगे, 2 ओम, यानी I बराबर V/R, इसमें करंट कितना होगा, देखिए 20 अपॉन क्या करेंगे, 2 रेजिस्टेंस से हम बदलेंगे, तो 20 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना होगा, 10 एम्पियर। यानी पहले कितनी थी, 4 एम्पियर, पहले कितनी थी, 4 एम्पियर, अब कितना करंट हुआ है, 10 एम्पियर। तो अब क्या होगा, फ्यूज क्या होगा, जल जाएगा। तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन है कि कितना होगा, फ्यूज जल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम अगले जो क्लास होगी उसके अंतर्गत जो फ्यूज के जो प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।